सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के पद्य भाग की एक कविता थी, चंद्रगहना से लौटती वे। तो इस कविता के रचयिता थे, इस कविता के कवि थे केदारनाथ अग्रवाल। तो इसके हमने 5 पद पढ़ लिए थे, कविता के हमने 5 पद पढ़ लिए थे। आज हम जो आगे के पद हैं वो पढ़ते हैं। तो देखो, 6 नंबर का पद है, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है। भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो इसमें शब्दार्थ हैं, देखो, मीन का अर्थ होता है मछली, चंचल का अर्थ होता है तेज गति से चलने वाली, ध्यान निंद्रा ध्यान रूपी नींद, चट करना तुरंत, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, जल के हृदय पर पानी की सतह पर, चटुल यानी चालाक, गगन यानी आकाश। तो इसमें कवि केदारनाथ कहता है कि तालाब के जल में एक बगुला चुपचाप खड़ा है। देखो, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। तालाब के जल में एक बगुला है, वो चुपचाप खड़ा है, उसकी टांगे जल में डूबी हुई हैं। देखने में वह ऐसे लगता है मानो वह ध्यान में लीन हो। देखते ही ध्यान निंद्रा त्यागता, यानी देखने में वो ऐसे लगता है जैसे कि कोई ध्यान में लीन हो, किंतु जैसे ही उसे कोई मीन यानी मछली दिखाई देती है, वह अपना ध्यान तोड़कर, अपना ध्यान त्याग कर अपनी चोंच से उस मछली को पकड़ लेता है और मुंह में डाल लेता है। दिया वाला नीचे गले में डालता है और मुंह में डाल लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, कवि के अनुसार उसी पोखर के समीप, उसी तालाब के आसपास एक काले माथे वाली चिड़िया आती है और वो क्या करती है, बगुले को, मछली को निगल जाना, काले माथे वाली चिड़िया द्वारा मछली का शिकार किया जाना। इस तरह इन शब्दों इनका हमारी आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही है। तो फिर क्या कहता है कवि कि सफ़ेद पंखों से झपटा मारकर फौरन वो काली चिड़िया है टूट पड़ती है और भरे जल के हृदय से यानी चालाक चिड़िया उस मछली को अपनी चोंच में दबाकर खुले आसमान में उड़ जाती है। तो इसमें ये बताया गया है कि बगुले का मछली को निगल जाना, काले माथे वाली चिड़िया है वो मछली का शिकार करती है और खुले आसमान में उड़ जाती है। आगे देखो, ओ यही से भूमि ऊंची है जहाँ से रेत की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं। तो इसमें शब्दार्थ है स्वच्छंद का मतलब होता है आज़ाद, स्वतंत्र। तो कवि जिस स्थान पे बैठा है, कवि केदारनाथ जिस स्थान पे बैठे हैं वहाँ सामने रेल की पटरी बिछी हुई है। जहाँ बैठे हैं उनके सामने रेल की पटरी बिछी हुई है और कवि जानता है कि वहाँ से अभी किसी गाड़ी के गुजरने का समय नहीं है, वह वहाँ से जाने की जल्दी में नहीं है, जब इच्छा होगी चला जाएगा। वह इसी इच्छा के अनुसार वहाँ स्वतंत्र आज़ाद बैठा है। यानी इसमें ये बताया गया है कि रेल की पटरी के आसपास की भूमि सामान्य धरती से ही थोड़ी ऊंची है, इसलिए कवि वहाँ आज़ाद बैठा है और गाड़ी के आने जाने का समय नहीं हुआ, इसलिए वो जल्दीबाजी नहीं करता है और जब कवि का जी जाएगा वो वहाँ से चला जाएगा। चित्रकूट की अनपढ़ चोड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अनगढ़ का अर्थ होता है टेढ़ी मेढ़ी। अनगढ़ का क्या अर्थ होता है, टेढ़ी मेढ़ी, उबड़ खाबड़। बांझ भूमि, बंजर भूमि जिस पर फसल नहीं बोई जाती है। रीवा, बबूल से मिलता जुलता एक कांटेदार पेड़। तो चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी
ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली। कवि की आंखों के सामने चित्रकूट की बेडोल यानी टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। यहाँ की भूमि भी उपजाऊ नहीं है। यहाँ नामात्र को कहीं कहीं रीवा के कांटेदार पेड़ देखने में कुरूप पेड़ जरूर है। मतलब कवि ने क्या कहा है कि जिस जगह बैठा है वहाँ की जमीन है वो क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, दूर तक फैली हुई है और वहाँ की भूमि भी उपजाऊ नहीं है। वहाँ सिर्फ क्या है, रीवा नामक यानी बबूल के जैसे बबूल की तरह मिलते जुलते कांटेदार पेड़ हैं जो कुरूप हैं, जिसे न तो हरियाली होती है और न छाया देते। इसमें कवि ने चित्रकूट की पथरीली भूमि को ऊपर कोई फसल नहीं उगती इसलिए उसे बांझ भूमि कहा है। आगे देखो, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सूगे का स्वर टेंटे टेंटे सुन पड़ता है। वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो मन होता है। उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हर खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुपे चुपे। सुगा का अर्थ होता है तोता, वनस्थली का अर्थ होता है जंगल, हृदय चीरता यानी दूर दूर तक गूंजता, और चुपे चुपे का मतलब होता है चुपके चुपके। तो सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, मीठी मीठी आवाज। पोखर के किनारे तोते हैं वो टेंटे करके बार बार अपनी आवाज, मतलब पोखर यानी तालाब के किनारे तोते की टेंटे की आवाज है वो सुनाई दे रही है। दूसरी ओर जंगल में दूर तक गूंजती हुई सारस टिरटो टिरटो ध्वनि सुनाई दे रहा। सारस तो कैसे बोल रहा है, टिरटो टिरटो बोल रहा है, और तोता कैसे बोल रहा है, टेंटे टेंटे बोल रहा है। सारस के मनमोहक स्वर सुनकर कवि के मन में आता है कि वह भी इन्हीं के साथ, वह भी देखो दिया हुआ है, मन होता है उड़ जाऊं मैं फैलाए सारस के संग। कवि का मन भी क्या है, कवि का मन भी ये करता है कि मैं भी इन्हीं के साथ आकाश में उड़ जाऊं और इनका प्रेम भरा संसार देखूं। वह इनकी प्रेमही बातें चुपके से सुनना चाहता है। कवि को जंगल में कहीं तोते का मधुर टेंटे स्वर सुनाई देता है तो कहीं सारस का टिरटो टिरटो का दूर दूर तक गूंजता हुआ स्वर सुनाई पड़ता है। तो इसमें कवि केदारनाथ कहते हैं कि तालाब के किनारे तोता है वो टेढ़ी की आवाज़ करके बोल रहा है, वो आवाज़ मेरे को सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ जंगल में दूर तक सारस टिरटो टिरटो बोल रहा है, वो ध्वनि आवाज़ भी मेरे को सुनाई दे रही है। और मेरा मन भी करता है कि मैं भी इनके साथ खुले आसमान में उड़ जाऊं और प्रेम से भरा जो संसार है उसको मैं भी इनके साथ उड़ करके देखूं। तो कवि को जंगल में कहीं तोते की टेंटे की आवाज़ सुनाई देती है तो कहीं सारस की टिरटो टिरटो की आवाज़ थी वो दूर दूर तक सुनाई देती है। तो बच्चों हमारा जो ये चैप्टर था चंद्रगहना से लौटती बेर, चंद्रगहना एक गांव का नाम है और कवि ने यहाँ प्रकृति का सुंदर दृश्य के बारे में यहाँ पे ये कविता लिखी है। तो आज हमारी ये जो कविता है ये कंप्लीट हो गई है। आपको क्या करना है, ये कविता इसका अर्थ भी याद करना है और साथ में इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न व्यास दिए हुए हैं ये प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में भी करने हैं और साथ साथ आपको याद भी करने हैं। धन्यवाद।